नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक बार विकास कुमार एसजी चैनल पर। मैं विकास गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद में अपन वापस साइंस की टेस्ट सीरीज चालू कर रहे हैं। ये साइंस की टेस्ट सीरीज जो है दोस्तों लाइव होगी और ये रोज़ाना के बेसिस पर होगी। डेली मैं आपके साइंस के टेस्ट पेपर्स लूँगा। और दोस्तों, जितनी भी एग्ज़ाम्स है, चाहे राजस्थान पुलिस है, चाहे आपका एसएससी है, या फिर आपकी जो भी एग्ज़ाम्स है केंद्र की या राज्य की, उन सभी एग्ज़ामों के लिए समान रूप से उपयोगी होगी। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का लाइव टेस्ट पेपर। सभी दोस्त जो हैं फटाफट मुझसे जुड़ जाएं। ठीक है, सभी को बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। आप सभी जो विद्यार्थी हैं वो देखते ही पहले क्वेश्चन का आंसर दें। क्वेश्चन का जो है टाइप बायोलॉजी से संबंधित है। निम्न में से किसकी उपस्थिति मानव शरीर के अंदर रक्त के जमाव को रोकती है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। निम्न में से किसकी उपस्थिति मानव शरीर के अंदर रक्त के जमाव को रोकती है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास 4 ऑप्शन है, उसमें से आपको देना है। ए ऑप्शन है फाइब्रिन, बी ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, सी ऑप्शन हिपेरिन और डी ऑप्शन जो है आपके सामने थ्रोम्बिन। ठीक है, तो चारों ऑप्शंस जो हैं आपकी स्क्रीन के सामने है। फटाफट आंसर देंगे दोस्तों। आंसर बताइए। सभी का आंसर आएगा, उसके बाद मैं आंसर दूंगा। मानव शरीर के अंदर रक्त के जमाव को रोकती है। देखिए, इसका जो आंसर है, राइट आंसर वो है दोस्तों हिपेरिन। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका हिपेरिन, सी इसका आंसर है दोस्तों। ठीक है, हिपेरिन जो होता है वो हमारे हमारा जो यकृत होता है, हमारा जो लीवर होता है दोस्तों, वो लीवर जो है वो हिपेरिन का निर्माण करता है। इसीलिए यकृत के अध्ययन को हिपेटोलॉजी भी बोलते हैं। और ये हमारे शरीर के अंदर ब्लड को जमने से, यानी ब्लड की जो क्लॉट होता है, ब्लड का जो क्लॉट होता है दोस्तों, इस ब्लड के क्लॉट को रोकता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपके पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा सी। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। सेकेंड क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन फिजिक्स से संबंधित है। पूरी साइंस का मैं टेस्ट पेपर ले रहा हूँ, तो इसमें बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों के ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश का जो वेग होता है वो अधिकतम होता है। लाइट की जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम किस में होगी। ए ऑप्शन आपके सामने हीरा है, बी ऑप्शन गैस है, सी ऑप्शन हाइड्रोजन है और डी ऑप्शन आपके सामने निर्वात है। चारों में से आपको आंसर देना है। फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों। हीरा, गैस, हाइड्रोजन या निर्वात, प्रकाश का जो वेग है वो सबसे अधिक किस में होगा। ठीक है, फटाफट अपने सभी जो दोस्त जुड़ रहे हैं, जो जुड़ते जा रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है चैनल पर। फटाफट दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और क्वेश्चन का आंसर भी आप देते जाएं, ताकि अपन इस टेस्ट पेपर को ढंग से कर सकें। ठीक है, इसका जो आंसर है दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ। प्रकाश का जो सर्वाधिक वेग होता है वो होता है निर्वात में। किस में होता है? निर्वात जो है उसको दोस्तों हम इंग्लिश में वैक्यूम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वैक्यूम कहते हैं। निर्वात वो जगह होती है दोस्तों जहाँ पर वायु नहीं होती है। क्या नहीं होती है? वायु नहीं होती है। जहाँ पर हवा नहीं पाई जाती है वो जगह निर्वात कहलाती है। जैसे हम अंतरिक्ष की बात कर सकते हैं, यानी स्पेस की बात कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपका एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ यहाँ पर। अगर क्वेश्चन हमारे सामने ये आता कि प्रकाश का सर्वाधिक वेग जो है वो किस माध्यम में होता है, प्रकाश का सर्वाधिक वेग किस माध्यम में, मीडियम में पूछा जाता है दोस्तों, तो हमारा जो आंसर होता है वो गैस होता है। कौन सा आंसर होता है? हमारा जो आंसर होता है वो गैस होता है। लेकिन यहाँ पर माध्यम नहीं पूछा गया है, यहाँ पर डायरेक्ट पूछा गया है प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो होगा दोस्तों डी, निर्वात यानी वैक्यूम में। ठीक है, एक सेकेंड, ये प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, प्रकाश का सर्वाधिक वेग जो है वो कहाँ होगा? निर्वात में होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। आज मैं किसी वजह से दोस्तों पीसी पर यानी कंप्यूटर पर टेस्ट पेपर नहीं ले पा रहा हूँ। ठीक है, कल से पेपर होगा पीसी पर ही, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ जो राइट आंसर हो गया निर्वात हो गया। अब कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि निर्वात में जो होता है वो कितना होता है, तो आपको ध्यान रखना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड जो है वो निर्वात में वेग होता है। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया। ये देखिए, एक साइंटिस्ट थे मेघनाथ साहा। तो मेघनाथ साहा को निम्न में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? ए ऑप्शन आपके सामने भौतिकी है, बी ऑप्शन चिकित्सा विज्ञान है, सी पर्यावरण विज्ञान है और डी जो है आपके सामने इतिहास है। ठीक है, तो मेघनाथ साहा को निम्न में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? ठीक है, तो यहाँ जो दोस्तों राइट आंसर है वो है आपका भौतिकी, फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स के अंदर उनको जो है मेघनाथ साहा को जाना जाता है। और कोई अगर आपसे पूछ ले या आपको ये जानना हो कि भौतिकी में मेघनाथ साहा का क्या योगदान है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों सोलर एनर्जी पर काम किया था उन्होंने।
कौन सी एनर्जी पर काम किया था? सोलर एनर्जी पर काम किया था, यानी सौर ऊर्जा पर भौतिकी में, फिजिक्स में मेघनाथ साहा का बहुत बड़ा योगदान है। तो यहाँ जो राइट आंसर हमारे सामने होगा दोस्तों, वो राइट आंसर होगा ए। ठीक है, भौतिकी आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चौथे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। फोर्थ जो क्वेश्चन है आपके के सामने, बहुत अच्छा सवाल है ये दोस्तों, आईटी से संबंधित भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से और साइंस से संबंधित भी है। मोबाइल संचार के संबंध में जो LTE हम यूज करते हैं, आपने देखा होगा जो अपने पास 4G फोन आते हैं आजकल, जो सभी के पास एंड्रॉइड फोन, उसमें 4G के जस्ट बगल में LTE लिखा होता है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि LTE का पूर्ण रूप क्या है? लिमिटेड ट्रांसमिटेड एनर्जी, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, लीस्ट इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, या फिर नन ऑफ द अबोव। अगर क्वेश्चन ये आपका एग्जाम में आया तो दोस्तों इसके जो ऑप्शन है वो आपको इंग्लिश में ही मिलने वाले हैं। फटाफट सभी विद्यार्थी इसका आंसर देंगे। मोबाइल संचार के संबंध में LTE का जो पूर्ण रूप है, फटाफट अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखें दोस्तों। तो और ये अगर वीडियो अगर आप बाद में देखें तो नीचे कमेंट में भी, लाइव चैट तो आपको मिलेगी नहीं, वीडियो के बाद में आपको कमेंट में भी आप अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। ठीक है, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन जो है, यानी बहुत लंबे समय का जो उद्विकास है या विकास है, वो है इसका जो राइट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर सुन लीजिएगा वापस। LTE का पूर्ण रूप है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका फिर से बायोलॉजी संबंधित है। विटामिन सी जो होता है वो किस खनिज के अवशोषण में मदद करता है? मैंने ऑफलाइन क्लासेज में भी लगभग विटामिन दोस्तों सभी बैचेज में पढ़ा दिए हैं, तो थोड़ा सा देखिए इसका आंसर बताइए। ए ऑप्शन है फास्फेट, बी कैल्शियम, सी आयरन और डी आयोडीन। विटामिन सी किस खनिज के अवशोषण में मदद करता है? फटाफट आंसर बताइए। कौन सा मिनरल जो है वो एब्जॉर्ब करने में मदद करता है विटामिन सी? विटामिन सी का आप जानते होंगे रासायनिक नाम जो है दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड है। कौन सा एसिड है? एस्कॉर्बिक एसिड जो है इसका रासायनिक नाम है। और विटामिन सी की कमी से एक रोग होता है, उसका नाम होता है दोस्तों स्कर्वी। कौन सा है? स्कर्वी। ठीक है, लेकिन यहाँ हमसे खनिज के अवशोषण के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी। कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? सी राइट आंसर होगा। ठीक है, विटामिन सी जो है वो आयरन के अवशोषण में मदद करता है। आयरन जो है वो विटामिन सी में पाया जाता है। विटामिन सी उसको एब्जॉर्ब करता है। जो भी हम फूड खाएंगे अगर उसमें आयरन है तो विटामिन सी उसको क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। देखिए दोस्तों, अगर हम दूध की बात करें, एक मिल्क एक ऐसा प्रोडक्ट है दोस्तों जिसमें आयरन भी नहीं होता है, ध्यान रखेंगे, ना तो आयरन होता है और ना ही दोस्तों विटामिन सी होता है। ठीक है, दूध जो होता है, मिल्क जो आप पीते हैं, उसमें ना आयरन होता है ना विटामिन सी होता है, इसलिए दूध को पर्याप्त आहार नहीं माना गया है, एक संपूर्ण आहार नहीं माना गया। दूध हमारे शरीर के लिए है तो जरूरी, क्योंकि कैल्शियम भी देता है, फास्फोरस भी देता है, इसमें कोबाल्ट भी होता है हड्डियों के लिए, मजबूती के लिए। लेकिन दूध में विटामिन सी और आयरन नहीं होने की वजह से इसको एक पूर्ण आहार नहीं माना गया है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ राइट आंसर जो है आपका हो गया है दोस्तों सी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सबका आंसर सही होगा। अभी चलते हैं हम छठे क्वेश्चन की तरफ, फटाफट आंसर देते जाएं आप। देखिए फिर से फिजिक्स का एक क्वेश्चन है। प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने मापा था? आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं उसका भी नीचे कमेंट मुझे बताते जाए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले नए नए पेपर्स बनाने का। प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने मापा था? ए ऑप्शन है आपके पास रोमर, बी ऑप्शन न्यूटन, सी मैक्सवेल और डी ऑप्शन जो है वो आपका है यंग। आंसर बताइए दोस्तों फटाफट। प्रकाश के वेग को सबसे पहले जो है वो किसने मापा था? रोमर ने मापा था, न्यूटन ने मापा था, मैक्सवेल ने मापा था, या फिर यंग ने मापा था? आंसर फटाफट देंगे आप सब। देखिए सभी विद्यार्थियों के आंसर आ रहे हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका रोमर। कौन सा है? रोमर जो है इसका राइट आंसर है। रोमर ने प्रकाश के वेग को सबसे पहले मापा था कि प्रकाश का वेग जो है वो कितना होता है। आप सबको मैंने बताया था कि प्रकाश का वेग जो है निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है, और ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हम ये देख रहे हैं कि प्रकाश के वेग को सबसे पहले मापा किसने है, तो यहाँ हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोमर। न्यूटन, मैक्सवेल और यंग जो हैं, इन तीनों ने प्रकाश की प्रकृति के सिद्धांत दिए थे। न्यूटन ने प्रकाश के वेग को नहीं मापा था, लेकिन न्यूटन जो है उन्होंने प्रकाश की कणीय सिद्धांत दिया था कि प्रकाश जो है वो कण के रूप में चलता है। मैक्सवेल ने दोस्तों विद्युत चुंबकीय सिद्धांत दिया था, और इसके अलावा जो यंग है उन्होंने भी प्रकाश के वेग को, प्रकाश की प्रकृति को समझाया था। लेकिन प्रकाश के वेग को मापने का, अगर मेजरमेंट का जो काम है वो किया था आपके रोमर ने। तो यहाँ ए हमारा राइट आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं दोस्तों, 7वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, SSC में आया हुआ सवाल है। निम्न में से किसे फिलोस्फर ऊन कहा जाता है? निम्न में से किसे फिलोस्फर ऊन कहा जाता है? ए ऑप्शन है आपके पास जिंक ब्रोमाइड, बी ऑप्शन है जिंक नाइट्रेट, सी ऑप्शन है जिंक ऑक्साइड और डी ऑप्शन जो है वो है आपके पास
जिंक क्लोराइड, ठीक है। ZnBr2 हो गया, ये ZnNO3 हो गया, इसके अलावा ये ZnO हो गया या ZnO2 भी बोल सकते हैं, ये ZnCl2 हो गया। आंसर बताइए, फिलोसफर ऊन जो है वो किसे कहा जाता है? फटाफट आंसर दे अपना। चलिए 20 सेकंड है आपके पास आंसर देने के लिए। 7वें क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी विद्यार्थी फटाफट। यहाँ जो दोस्तों बिल्कुल मैं बताता हूँ, राइट आंसर जो है फिलोसफर उनका वो है जिंक ऑक्साइड। राइट आंसर जो है वो कौन सा हो गया दोस्तों? जिंक ऑक्साइड हो गया है। प्रत्येक क्वेश्चन में हम 10-20 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेंगे। उसका कारण है दोस्तों कि फिर टाइम ज़्यादा लगेगा टेस्ट कंप्लीट होने में, और टाइम आपके पास बिल्कुल नहीं है, सारा समय अपना कीमती, इसलिए फटाफट हम टेस्ट पेपर को कंटिन्यू करेंगे और कंप्लीट भी करेंगे, ठीक है। तो फिलोसफर ऊन जो है वो जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन, कौन सा, अच्छा ये थोड़ा मिसप्रिंट है, कौन सा जंग नहीं है यहाँ पर, कौन सा अंग है, कौन सा अंग जो है वो समझ गए होंगे आप वैसे, कौन सा अंग पित्रस का स्त्राव करता है? विच ऑर्गन सीक्रेट द बाइल जूस, ठीक है। ए ऑप्शन है आपके पास गाल ब्लैडर यानी पित्ताशय, बी ऑप्शन है यकृत यानी लीवर, सी ऑप्शन ग्रहणी जिसको ड्यूडेनम हम बोलते हैं, डी ऑप्शन है आपके सामने मस्तिष्क यानी आपका ब्रेन। फटाफट आंसर बताइए दोस्तों, चारों में से आंसर कौन सा होगा? ए, बी, सी या डी? कौन सा जो अंग है वो पित्रस का स्त्राव करता है? ये जंग नहीं है, ये अंग है, मैंने अभी बताया आपको। पित्रस का स्त्राव कौन सा अंग करेगा, ठीक है। पित्ताशय करेगा, यकृत करेगा, ग्रहणी करेगी या फिर मस्तिष्क करेगा। यकृत को हम इंग्लिश में लीवर भी बोलते हैं, पित्ताशय जो है उसको गाल ब्लैडर भी बोलते हैं। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका बी, यकृत। यकृत आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, राजस्थान पुलिस, SSC, RAS प्री, इसके अलावा आपको जो NDA की एग्जाम लगती है उसमें कई बार ये सवाल आया हुआ है कि कौन सा अंग जो है पित्रस का स्त्राव करता है, तो आंसर आ गया यकृत। अच्छा देखिए यहाँ पर अगर हमसे ये पूछा जाता कि पित्रस को संग्रहित कहाँ किया जाता है, स्टोर्ड कहाँ किया जाता है, तो फिर आपका आंसर जो है वो आता पित्ताशय। कौन सा आता? पित्ताशय। इसमें तो किया जाता है दोस्तों स्टोर, संग्रहित किया जाता है, लेकिन निकलता कहाँ से, स्त्रावित कहाँ से होता है? तो स्त्रावित होता है दोस्तों आपका लीवर से, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हो गए एक साथ कि अगर स्त्राव पूछेगा तो यकृत करके आएंगे, और संग्रहित यानी स्टोरेज पूछेगा तो फिर हम क्या करके आएंगे? पित्ताशय करके आएंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है यकृत, ठीक है। चलिए 9वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। देखिए 9वां क्वेश्चन क्या कहता है? हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का प्रोटीन है जो वहन करता है। हीमोग्लोबिन जो है जो कि रक्त में पाया जाता है वो RBC के अंदर का प्रोटीन है जो कि किसका वहन करता है, किसका ट्रांसपोर्ट करता है? ए ऑप्शन ऑक्सीजन, बी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन नाइट्रोजन और डी ऑप्शन ओजोन। फटाफट आंसर बताइए दोस्तों, हीमोग्लोबिन जो है RBC में किसका वहन करता है? शायद इसका आंसर मेरे हिसाब से किसी विद्यार्थी का गलत नहीं होगा। फटाफट इसका आंसर दें। ऑक्सीजन का संवहन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करेगा, नाइट्रोजन को करेगा या फिर ओजोन को करेगा? आंसर बताइए। बिल्कुल सभी विद्यार्थी इसका आंसर दे रहे हैं। इसका जो आंसर है दोस्तों राइट आंसर वो है आपका ऑक्सीजन। कौन सा है? ऑक्सीजन आंसर है। ए ऑप्शन जो है इसका आंसर है। ए ऑप्शन आंसर क्यों है दोस्तों, ये मैं आपको बताऊं कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का प्रोटीन है और वो ऑक्सीजन को वहन करता है। ऐसे एक हीमोग्लोबिन जो होता है दोस्तों वो ऑक्सीजन के 4 अणुओं से कंबाइन होकर, एक हीमोग्लोबिन का अणु ऑक्सीजन के 4 ऑक्सीजन के अणुओं से कंबाइन होकर दोस्तों बना लेता है हीमोग्लोबिन ऑक्साइड यानी HbO2, या फिर हम कह सकते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना लेता है दोस्तों? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। तो हीमोग्लोबिन जब भी आप श्वसन में ऑक्सीजन को अंदर लेते हो, रेस्पिरेशन में श्वास में ऑक्सीजन को अंदर लेते हो, तो हीमोग्लोबिन उसके साथ कंबाइंड हो जाता है और हीमोग्लोबिन का ऑक्साइड यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, जिससे हमारे शरीर में श्वसन की कमी नहीं आती, ऑक्सीजन की कमी नहीं आती और पूरे शरीर में ब्लड को सप्लाई कर देता है। हीमोग्लोबिन ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन को भी सप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, धमनी और शिराओं के माध्यम से ब्लड जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन जो है उसको लेकर कौन जाएगा दोस्तों? हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। आंसर जो है यहाँ पर हमारा ए हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? देखिए, थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए कौन सा, अच्छा किसका सेवन आवश्यक है? थायराइड ग्रंथि जो होती है वो गले में होती है, आप सबको पता है, थायरोक्सिन हार्मोन निकालती है। उसका अगर सामान्य कामकाज देखना है तो उसका किसका सेवन हमें करना पड़ेगा? आयोडीन का, सोडियम का, आयरन का या फिर पोटेशियम का? किसका करना पड़ेगा दोस्तों? तो यहाँ आंसर जो है वो आपका है आयोडीन, ठीक है। बी आंसर आपका है आयोडीन, जो खनिज लवण है, जो अपन नमक, जो साधारण नमक खाते हैं जिसका सूत्र जो है वो NaCl है, सोडियम क्लोराइड। तो साधारण नमक जो होता है उसमें आयोडीन एक खनिज लवण है। आयोडीन
साल्ट है जो कि थायरोक्सिन हार्मोन की और थायराइड ग्रंथि के सुचारू रूप से कामकाज प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। तो यहाँ जो आंसर आ जाएगा दोस्तों कौन सा आ जाएगा, हमारा बी आंसर आ जाएगा, आयोडीन। ठीक है, चलिए 11वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। 11वां क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा है। पेनिसिलिन किस सूक्ष्म जीव को प्राप्त होता है? सारे क्वेश्चन छांट के मैंने लिए हैं ताकि एग्जाम में आने लायक हो। पेनिसिलिन किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है? बताइए, अमीबा से, प्रोटोजोआ से, वायरस से या फिर फंगस से? आंसर बताइए फटाफट। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, आपको पता होगा, जो कि पेनिसिलियम नोटेटम नामक सूक्ष्म जीव से मिलती है। लेकिन हमें यहाँ ये बताना है कि वो सूक्ष्म जीव अमीबा है, प्रोटोजोआ है, वायरस है या फिर फंगस है। चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट होगा? फटाफट आंसर बताइए दोस्तों। यहाँ जो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, उसका जो आंसर है वो है कवक यानी फंगस। फंगस जो है, जिसको हम फंगाई या फंगी भी कह देते हैं, और हिंदी में इसको हम कहते हैं कवक या फफूंद, ये जो है इससे हमको पेनिसिलिन प्राप्त होता है। एक पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक है, उस कवक से हमें किसकी प्राप्ति होती है दोस्तों? पेनिसिलिन की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ जो राइट आंसर है हमारा कौन सा हो गया है? डी हो गया है। आप सबका शायद सही होगा, सबने कमेंट किया भी है, अलग अलग आंसर बताए हैं, तो राइट आंसर यहाँ पर डी। चलिए, तो 11 क्वेश्चंस जो हैं आज के टेस्ट पेपर में हमारे सामने थे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। कैसा आपको पेपर लगा? कल से मैं पीसी पर आपका टेस्ट पेपर लूँगा। आज थोड़ी कनेक्शन की प्रॉब्लम थी दोस्तों, तो कल से पीसी के लिए तैयार हो जाएं। बाकी आज का टेस्ट पेपर आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जिन बच्चों ने लाइव वीडियो नहीं देखा हो, बाद में अगर वो वीडियो देखें तो नीचे कमेंट में अपने आंसर्स को ज़रूर लिखें। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, नमस्कार।